Hello everyone, this is Natasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी क्लास में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखी और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। साथ ही जो लोग इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं और फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो भाई प्लेलिस्ट में जाके आप लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है डीबीएमएस एसक्यूएल का एक टॉपिक है जो एग्जाम में इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्ट्स रूल। तो वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। अभी तक मैं डीबीएमएस में आपको डीबीएमएस एसक्यूएल पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ। डीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होती है, उसके अलावा ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, इससे रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपकी प्रीवियस क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था कॉर्ट्स रूल का, तो मैंने आपको बोला था कि मैं कॉर्ट्स रूल से रिगार्डिंग एक टॉपिक आपको अलग से पढ़ा दूंगी। तो बेसिकली अब ये कॉर्ट्स रूल क्या होता है, किसने बनाया, क्यों डेवलप किया, क्या जरूरत पड़ी, तो देखते हैं। देखो, कॉर्ट्स रूल जो ईगर ईडगर ईडगर इसको ईडगर एफ कॉर्ड बोलते हैं। तो बस आप कॉर्ट्स रूल के बारे में बस ये याद रखो कि इनको कॉर्ट्स ने ही डेवलप किया था। एडगर एफ कॉर्ड, एडगर बोलो ईडगर बोलो बट एडगर एफ कॉर्ड, कॉर्ट रूल को कॉर्ट ने डेवलप किया था। पूरा मतलब आप सोचो सम 90s 70s के टाइम की बात है ये। जब 90s 70s ऑलमोस्ट एक दो साल पहले बात की बात कर सकते हो बट मैं ऑलमोस्ट इसको 90s 70s बोल रही हूँ। इतने साल पहले इतना बड़ा एक डेवलपमेंट कर दिया गया कि डेटाबेस यानी रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस में अगर कोई आज के टाइम में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको मैनेज करता है, उसके तो आज के टाइम में अगर आप कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख लें, कोई भी डेटाबेस, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, एसक्यूएल हो, ऑरिकल हो, कोई भी हो, तो वो इन नियमों को फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर, ये नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 12 रूल है। तो बेसिकली जो कोर्ट्स ने ये कहा था कि आने वाले टाइम में या अभी एट प्रेजेंट आप कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पर काम करो, किसी को भी मैनेज करो, तो आपको ये 12 रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की शर्तें हैं, सरकार घर बनवाते हो तो घर बनवाने की भी शर्तें हैं। तो इसी तरीके से आपने जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कोई भी बनाओगे तो आपको ये शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली इन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम डेटाबेस में, अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। डेटाबेस वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से कराया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, ठीक है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस मैं हर बार बताती हूँ, डेटाबेस जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है उस जगह को डेटाबेस कहते हैं, जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में हमारा डेटा स्टोर है तो कंप्यूटर एक तरह से डेटाबेस को फॉलो कर रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से ये समझो, जब हम अपने घर में कपड़ों को रखते हैं, किताबों को रखते हैं, तो हमने किताबों को रख दिया, कपड़ों को रख दिया, तो वो एक डेटाबेस है हमारा। घर में किताबें हैं, कपड़े हैं, वो डेटाबेस है। अब उनको जो मैनेज करना है कि अलमारी में हमें प्रॉपर शिफ्ट करना है कि पुरानी किताबें, नई किताबें और जो किताबें हमारी बोर्ड्स में पढ़ चुके हैं वो सारी किताबें, तो हमने एक अलमीरा में उसको बॉक्स में शिफ्ट कर दिया, एक टेबल की फॉर्म में उसको लगा दिया। तो जब हमने उसको अपने तरीके से मैनेज कर दिया तो ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करे उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आरडीबीएमएस, जो कि डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डेटा को कैसे भी स्टोर कर सकता है, पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। अब डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करने के लिए कॉर्ट्स ने कुछ रूल बनाए। कॉर्ट्स एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक समझ लो, जिसने एक रिसर्च करी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कि हमें ये 12 रूल फॉलो करने हैं डेटा को स्टोर करने के लिए।
कि आप इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करोगे, चाहे वो एसक्यूएल के थ्रू करो, माई एसक्यूएल के थ्रू करो, या ओरेकल के थ्रू करो, या कोई एक नई लैंग्वेज के थ्रू, जब भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करोगे तो आपको ये 12 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हर किसी के सरकार ने नियम कानून दिए, ऐसे कोर्ट्स ने अपने नियम बनाए कि आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा हो अच्छी बात है, पर ये 12 तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब ये क्या रूल है हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इनका पूरा नाम था डॉक्टर एडगर एफ कॉट। आफ्टर द एक्सटेंसिव रिसर्च, इनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल डेटाबेस सिस्टम, केम अप 12 रूल्स इन ओन। अकॉर्डिंग टू हिम डेटाबेस मस्ट ओबे ऑर्डर टू रिगार्डेड द ट्रू रिलेशनल डेटाबेस। तो देखो, आरडीबीएमएस के 12 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। These rules applied any database system that manage stored data using by its relational capabilities. This is foundation rule which acts as a base on all the rules. मतलब ये फाउंडेशन रूल है, आपको ये तो फॉलो करने पड़ेंगे। फाउंडेशन का मतलब है कि कभी भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करोगे, डेटाबेस बनाओगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर तैयार करोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप काम करोगे, मैनेज करोगे, तो आपको ये 12 रूल तो याद करने ही पड़ेंगे। मतलब 12 रूल को फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 12 रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये यहाँ से पेपर में तैयार होता है कि कोर्ट्स ने कितने रूल दिए? 12 रूल। किसके लिए दिए? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो आरडीबीएमएस पर इन्होंने 12 रूल दिए थे। तो दो क्वेश्चन तैयार हुए यहां से कि कोर्ट्स ने कितने रूल दिए। कोर्ट्स कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रिसर्च में 12 रूल दिए, और ये 12 रूल किस पर बेस्ड थे? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर रिलेशन का क्या मतलब है? टेबल, जैसा कि मैं हर बार बता चुकी हूँ, यानी टेबल के ऊपर जो डेटाबेस स्टोर करते हैं उनके बिहाफ पर इन्होंने 12 रूल दिया। अब पहला रूल क्या है? पहला रूल है इंफॉर्मेशन रूल। पहला रूल क्या है? पहला रूल है इंफॉर्मेशन रूल। ठीक है, तो पहला रूल आप याद रखना कि पहला रूल इन्होंने दिया इंफॉर्मेशन के ऊपर। डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस मे इट बी यूजर डेटा और अ मेटा डेटा मस्ट वैल्यू इन द सम टेबल सेल, एवरीथिंग इन अ डेटाबेस मस्ट बी स्टोर इन अ टेबल। कुल मिला के इंफॉर्मेशन रूल में इन्होंने ये इंफॉर्मेशन देना चाहा कि डेटा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में आपको स्टोर करना है। पहला रूल, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, ये जानकारी दी पहले रूल में कि आपको कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी डेटा है डेटाबेस के अंदर, उसको आप टेबल की फॉर्म में ही स्टोर करोगे। पहली चीज। दूसरा रूल दिया गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल में every single data element is guaranteed to accessible logically, combination table, primary key, attribute key, no other means such as pointers। मतलब दूसरा रूल ये था कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप डेटा के एलिमेंट को एक्सेस कर सको। मतलब कहने का मतलब है, जब आप टेबल क्रिएट करते हो, तो टेबल में आप कॉलम्स बनाते हो, जैसे रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, तो आपको कॉलम्स और जो टेबल की जो कॉलम्स के अंदर प्राइमरी की भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये देखो कि हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम टेबल में प्राइमरी की से निकाल लेते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? वो यूनिक की जिसके बिहाफ पर हम पूरी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जैसे आप बैंक में जाओगे, तो बैंक में आपने सिर्फ अपना अकाउंट नंबर बोलना है, तो अकाउंट नंबर इज योर प्राइमरी की। आप अकाउंट नंबर बोलोगे, अकाउंट नंबर के बिहाफ पर वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो बैंक में अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपकी प्राइमरी की। आप जैसे बैंक का डेटाबेस है, तो बैंक का डेटाबेस में सिर्फ आपकी जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या है आपकी? आपका अकाउंट नंबर। तो आपके अकाउंट नंबर से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है, आपका नाम, आपके आईडी नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। तो ये क्या है? आपको ये गारंटीड एक्सेस कराना होगा कि आप प्राइमरी की बना रहे हो, कॉलम्स बना रहे हो, ये सब चीजें आपकी गारंटी एक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप बैंक में जाते हो, तो बैंक का जो डेटाबेस है वो ये फॉलो कर रहा है कि हाँ, उसने प्राइमरी की रखा है अकाउंट नंबर को। अब जैसे ही कस्टमर अपना अकाउंट नंबर बताएगा, तो उस अकाउंट नंबर के बिहाफ पर सारी इंफॉर्मेशन वो बैंक का जो एम्प्लॉय है वो आपको दे सकता है, या आपसे वो देख सकता है।
क्लियर। तो ये गारंटेड एक्सेस रूल है कि वो कॉलम्स बना रहा है, नेम्स वगैरह सब चीजों के, वो प्राइमरी की बना रहा है, तो ये गारंटेड एक्सेस रूल है। जिसके गारंटेड एक्सेस रूल का मतलब है जिसके बिहाफ पर वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। जैसे कि प्राइमरी की क्या है, आपका बैंक का अकाउंट नंबर, या क्लास में किसी बच्चे का रोल नंबर है तो रोल नंबर के बिहाफ पर आप पूरी इंफॉर्मेशन को बच्चे की निकाल सकते हो। ठीक है। अगला तो बस आपको याद रखना चाहिए, याद रखने की चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन रूल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन की डेटा जो हो वो हमारा टेबल की फॉर्म में हो। गारंटेड एक्सेस रूल में कि हमारे पास सारे कॉलम्स हो, सारी रोज हो, और हमारे पास प्राइमरी की हो जिसके बिहाफ पर हम सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। ठीक है। तीसरा तीसरा है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। मतलब हमको कोई भी टेबल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है, ये नेम है किसी बच्चे का, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है। ठीक है। अब मुझे रोल नंबर पता है, नेम पता है, एड्रेस पता है, लेकिन मुझे किसी बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं पता। तो अब हम एज अ टीचर, मैं जब बच्चे का डेटाबेस क्रिएट करूंगी, किसी स्कूल के क्लास का डेटाबेस क्रिएट करूंगी एज अ टीचर, तो मैं क्या करूंगी, मुझे सारे बच्चों के रोल नंबर पता है, नेम पता है, एड्रेस पता है, मोबाइल नंबर भी पता है, पर किसी एक बच्चे का मुझे मोबाइल नंबर नहीं पता। तो मैं यहाँ पर नल वैल्यू बिल्कुल खाली ना छोड़ते हुए कुछ ना कुछ लिख दूंगी कि नो डेटा, या कुछ ना कुछ लिख दूंगी। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जब मुझे टेबल का आउटपुट शो करना होगा या कुछ भी वैल्यू शो करनी होगी, तो मेरे पास वो डेटा नॉट नल नहीं होना चाहिए। मतलब नल की वजह से मुझे एक डेटा अगर मैं नल छोड़ूंगी तो मुझे इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी, मुझे पूरा डेटा को उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वो जीरो नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं उसको नल ना छोड़ू, मतलब खाली ना छोड़ू, सिर्फ ब्लैंक ना छोड़ू, मैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू रख दूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉट एप्लीकेबल, या फिर नॉट नाउ अवेलेबल। इस तरीके से कोई ना कोई डेटा फिल कर दूंगी जिससे इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम ना हो डेटा को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग की मतलब जो डेटा को जो डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं, कोई भी आप डेटाबेस इन फ्यूचर अपना कभी भी डेटाबेस क्रिएट करोगे किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, तो जो डेटा हमारा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक डेटा डिक्शनरी में होनी चाहिए। डेटा डिक्शनरी में उसका पूरा कैटलॉग होना चाहिए, ऑनलाइन डेटा डिक्शनरी में, जिससे कि यूजर उसको एक्सेस कर पाए। आप देखो, जैसे आप फेसबुक में जैसे लॉगिन आईडी या पासवर्ड डालते हो, नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, तो फेसबुक का सारा डेटा आपको एक्टिव हो जाते हो, आप सारा डेटा देख सकते हो अपनी मतलब एक पूरी डिक्शनरी में ओपन हो जाएगी ना, कि आप सारा डेटा अपना ओपन कर सकते हो ऑनलाइन। तो इस तरीके से आपको एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग क्रिएट करना है। बस आपको हेडिंग्स हेडिंग्स याद रखनी है, और बाकी अभी हम समझ रहे हैं। देखो, अगला है रूल नंबर जो 5 है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज का मतलब, रूल का मतलब ये है कि आप चाहे डेटा को किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट करो, एसक्यूएल में करो, जावा स्क्रिप्ट में करो, किसी भी लैंग्वेज में आप डेटाबेस को क्रिएट करो। ठीक है। तो उसमें हमारी 3 चीजें होनी चाहिए। डेटा की डेफिनेशन होनी चाहिए, डेटा की डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेटा के अंदर इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, और डेटा मतलब उसमें डीडीएल, डीसीएल और डीएमएल ये फॉलो हो, और डीसीएल या टीसीएल ये फॉलो होना चाहिए। यानी डेटा की डेफिनेशन होनी चाहिए, डेटा के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल को वो फॉलो करे। ठीक है। तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए, चाहे आप एसक्यूएल से करो या जावास्क्रिप्ट से करो। यानी आप टेबल में, एक तरह से कहने का मतलब है, आप टेबल को इंसर्ट कर पाओ, टेबल के अंदर टेबल को के अंदर कोई भी डेटा को डिलीट कर पाओ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। अगला, उसके अलावा रूल नंबर 6 है कि व्यू अपडेटिंग रूल, कि आप उस डेटा को थ्योरेटिकली अपडेट कर पाओ, उसको व्यू कर पाओ। जो भी आपका डेटा है, जब भी आपको डेटा की जरूरत है तो आप उसको व्यू कर पाओ। देखा होगा, हमें डेटाबेस की जरूरत होती है तो इंटरनली उसमें क्या चल रहा है, पर थ्योरेटिकली उसको आप टेबल को देख पाओ, शो कर पाओ, व्यू कर पाओ। अगला रूल नंबर 7 है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। डेटाबेस में कोई काम हो या नहीं हो, पर आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि आप किसी भी एंट्री को या टेबल को इंसर्ट कर पाओ, उसको अपडेट कर पाओ और डिलीट कर पाओ।
तो इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये तीनों चीजें होनी चाहिए किसी भी डेटाबेस के अंदर। ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए, मस्ट प्रायोरिटी है। कि आप कभी भी कोई डेटाबेस क्रिएट करोगे, कोई डेटाबेस बनाओगे, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रूल फॉलो करोगे, एक सॉफ्टवेयर तैयार करोगे, तो आपको ये तीन चीजें होनी ही चाहिए। हाई लेवल इंसर्ट, मतलब इंसर्शन की टेक्निक होनी चाहिए, अपडेशन की और डिलीशन की टेक्निक होनी ही चाहिए। उसके अलावा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, की डेटा का जो इंडिपेंडेंस है, रूल नंबर 8 बोलता है कि वो फिजिकल होना चाहिए, मतलब हम उसमें डेटा के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकें। डेटाबेस मस्ट नॉट हैव अ इम्पैक्ट हाउ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम इंटरनली कोई भी क्वेरी कर रहे हैं तो हमारा उसका जो व्यू है उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब कस्टमर को, जैसे कि कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए, कस्टमर को उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन मिलना चाहिए। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हो किसी में, तो शॉपिंग मॉल में आपने कोई भी शॉपिंग करी तो उसके इंटरनली हमारे पास डेटा, उसने किस तरीके से क्वेरी लिखी, किस तरीके से उसने, उसका डेटाबेस है, किस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर है, हमें उससे मतलब नहीं है, उसने हमें स्लिप निकाल के दे दी। ठीक है, तो या फिर बैंक में इंटरनली उनके क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इंटरनली वो किस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। उन्होंने हमको बैंक में जैसे हमने अपनी स्टेटमेंट मांगी थी तो उन्होंने हमें फाइनल आउटपुट निकाल के दे दिया। तो हमको एक्सटर्नल एप्लीकेशन से मतलब होना चाहिए, यूजर को जो भी उसको काम कर रहे हैं, हमको इंटरनल एप्लीकेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 9, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है जो एनी चेंज इन लॉजिकल डेटा नॉट अफेक्ट, वही बात है कि अगर हमने कोई भी चेंजेस यहाँ पे इसकी इंक्वायरी में किए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल से कोई भी एक टेबल क्रिएट करती हूँ, अगर मैंने उसको लॉजिकली मैंने कोई भी चेंजेस किया, दो टेबल को मर्ज करना, स्प्लिट करना, तो उससे क्या होना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन पर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में ही चेंज आ जाए। तो अगर हम अपनी किसी भी चीज में चेंज कर रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारी उस एप्लीकेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने टेबल दो मर्ज करी और हमारी एसक्यूएल की लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हमारा जावा स्क्रिप्ट ही खराब हो गया, हमारा पूरा डेटाबेस ही खराब हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी मेन एप्लीकेशन पे फर्क ना पड़े। अगला, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का मतलब है डेटाबेस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यूजर। All integrity constraint can be independently modified without need of change of application. This rule makes a database independent in the front end application and its interface. मतलब हमने डेटाबेस की एप्लीकेशन में कोई भी चेंज किया, जैसे हमारा डेटाबेस है, मैंने ओरेकल है या माई एसक्यूएल आपको सिखाया, अगर माई एसक्यूएल में कोई चेंज हो जाए तो मेरे फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड वो होता है जहां जो यूजर को दिखाई दे रहा है। मैंने बैंक में मैंने ओरेकल की जगह कोई और डेटा चेंज कर दिया, कोई और सॉफ्टवेयर यूज करने लग गई मैं, लेकिन मेरे यूजर को नहीं पता होना चाहिए, यूजर को वैसे के वैसे ही व्यू दिखना चाहिए। ठीक है, यूजर को अपने काम से काम होना चाहिए, यूजर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिला के फिजिकल इंडिपेंडेंस और लॉजिकल इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए यूजर को मतलब ना हो, चाहे फिजिकल चेंज हो, चाहे लॉजिकल चेंज हो, चाहे इंटीग्रिटी चेंज हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड यूजर मस्ट नॉट बी एबल टू सी। जो एंड यूजर कौन है, एंड यूजर, फ्रंट यूजर, फ्रंट एंड पर जो वर्क कर रहे हैं, मतलब या यूजर जो उसको यूज कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं होना चाहिए। यूजर शुड ऑलवेज गेट अ, हमें अपने सामने प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, हम अंदर चाहे कितनी भी लड़ाई करते रहे। एक तरह से देखा होगा कि किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह आप जब काम करते हैं तो चाहे लोगों में कितनी भी ये एक नॉर्मल हम फैमिलीज का भी समझते हैं, हमारी फैमिलीज में बोला जाता है चाहे कितनी भी लड़ाई हो पर बाहर वालों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। तो बाहर वालों के सामने बिल्कुल शरीफ बनना है, चाहे फिजिकली कितनी भी हो, लॉजिकली कितनी भी हो, इंटीग्रिटी कितनी भी है, तो बाहर वालों के सामने एकता दिखानी है, बाहर वाले मजे ना ले, ये कहा जाता है। तो बस वही बात समझ लो कि बाहर वालों के सामने हमें, जो बाहर वाले मतलब जो यूज कर रहे हैं, उनके सामने हमें ना डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस दिखाना, ना कुछ भी दिखाना, उनके सामने ये करना है कि हाँ हम सब एक है और हमें अपना व्यू बाहर ही अच्छा अच्छा रखना है। ठीक है, तो ये सब जगह लागू होता है, फैमिलीज हो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे डेटाबेस हो, हर जगह लागू होता है, आप ऐसे याद रख लो। एक नॉर्मल लाइफ के रियल लाइफ एग्जांपल से चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। देखो, यूजर शुड ऑलवेज गेट इम्प्रेशन, वही इम्प्रेशन लोकेटेड वन साइड। दिस रूल इज
रिगार्डेड एज अ फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस, मतलब डेटाबेस अगर हमारे पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी चेंज हो जाता है, लेकिन हमें अपने जो यूजर है, एंड यूजर जो उसको यूज करने वाला है, उसको नहीं दिखाना है। उसको ये रखना है कि भाई हमारा सब अच्छा चल रहा है, और आपको देखिए, आपको तो ऐसा का ऐसा मिल रहा है, चाहे हम अंदर कितने भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छा दिखाना है बस। अगला, नॉन सब वर्जन रूल। If system has an interface that provides access a low-level record, the interface must not be able to subvert and bypass a security integrity. सबवर्जन रूल मतलब जैसे आपने देखा है नॉर्मली विंडोज की में अपडेशन आ जाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में अपडेशन आ जाते हैं, तो अगर हम किसी चीज में अपना कुछ नया एडिशन करें, जैसे मैंने माई एसक्यूएल के ही वर्जन में कुछ नया चेंज करके तो नया वर्जन निकाल दिया है। व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कुछ नई नई चीजें ऐड होती रहती है, फेसबुक में आपने देखा होगा, बैंक में आपने देखा है नई नई सुविधाएं ऐड होती रहती हैं। तो नए वर्जन से ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीजों को भूल जाओ, आप उसी तरीके की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और चीजें जो सुविधाएं दे रहे थे वो देनी ही पड़ेंगी। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 12 रूल हो गए। तो 12 रूल हमारे कोर्ट्स। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोर्ट्स ने क्या रूल दिया। कोर्ट्स ने आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 12 रूल दिए। कितने रूल दिए, 12 रूल दिए। अब इनके 12 रूल क्या थे, इंफॉर्मेशन रूल, गारंटेड एक्सेस रूल, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट रूल, एक्टिव एंड ऑनलाइन कैटलॉग रूल, कॉम्प्रिहेंशन डेटा सब लैंग्वेज रूल, व्यू अपडेटिंग रूल, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट रूल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, नॉन सबवर्जन रूल। अब पेपर में क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाए कोर्ट्स के 12 रूल है, 12 रूल, आप बस नाम याद रख लो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो अब वो आपसे क्या बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने 3 नाम दे दिए ऑप्शन, कि नॉन सबवर्जन रूल और डिस्ट्रीब्यूशन रूल, लॉजिकल इंडिपेंडेंस रूल, उसके अलावा एक चौथा नाम कुछ अटपटा सा दे दिया कि नॉन अप्लाइड रूल। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इनमें से कॉर्ट्स रूल कौन सा नहीं है, नॉट। तो आपको, आपने ये सारे पढ़े हुए हैं, ये पढ़ा हुआ नहीं है, यानी ये ही नॉट होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 नाम आपको कुछ और दे दिए जाए, कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन रूल या वर्जन रूल या अप्लाइड रूल या डेटाबेस रूल, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कॉर्ट्स रूल है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार बस अच्छे से एक दो बार नजर मारो, वीडियो को एक दो बार और सुन लो, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। कॉर्ट्स रूल खत्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल, आरडीबीएमएस, उसके अलावा आपकी क्वेरीज, एसक्यूएल क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है, मैं सारी चीजें करा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इस एसक्यूएल और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में आप लोगों को, वैसे मैं प्रोग्रामिंग भी साथ में आपको करा चुकी हूँ, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही थी, आई नो वेरी वेल, और कमांड्स याद करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैं सारी कमांड एक बार दोबारा से रिवीजन करा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी, सारी जितनी भी एसक्यूएल की कमांड्स हैं वो सारी एक बार अप्लाई करके आपको प्रोग्रामिंग के तरीके से दिखा दूंगी, जिससे कि चीजें आपको एक बार में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पूरी एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स से प्रोग्रामिंग से टॉपिक्स आ सकते हैं, वो सारी मैं कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आप लोग बस इस चैनल पर जुड़े रहे। आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने का। हम लोगों की अभी तक जितनी भी क्लास हो गई हैं, आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैं आपके एग्जाम से अप टू द मार्क चीजें करा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपका सिलेक्शन हो, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो। आपको चीजें बुक से भी ज्यादा एक्स्ट्रा दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को नोट्स वगैरह भी दे रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे आपको कुछ पीडीएफ्स भी देने लग गई हूँ, और एग्जाम के तक मैं सारी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे इजी लर्निंग 247 करके अगर आप सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर भी सेम काम ही हो रहा है, तो आप जहां चाहें वहां से ले सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।